हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राघव। अभी तक हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पहला लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग कोशिका के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में ये दर्शाया गया था कि कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। अगर हम इसके नाम से चलें तो ये प्रोकैरियो, जो कि कैरियो कई बार आएगा आगे, तो देखते हैं। और यूकैरियोटिक, यूकैरियो, तो प्रो मीन्स होता है प्राचीन। प्रो मीन्स क्या होता है? प्राचीन। और कैरियोटिक या कैरियो मीन्स होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। इसी प्रकार यहां देख लेते हैं। यू मीन्स होता है सत्य और कैरियो मीन्स केंद्रक। और कोशिका मीन्स कोशिका। तो हम ये देख लेते हैं सत्य केंद्रक। सत्य केंद्रक अर्थात सत्य केंद्रक किसे कहते हैं? ऐसा केंद्रक जिसके चार भाग पाए जाते हैं। पहला केंद्रक कला। केंद्रक कला, केंद्रक जिस झिल्ली द्वारा चारों ओर से घिरा होता है उसे हम केंद्रक कला कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा, केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। तीसरा, केंद्रक में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं इंग्लिश में, केंद्रिका। और इसमें एक रेशेदार संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमैटिन धागा कहते हैं, क्रोमैटिन धागा कहते हैं। तो इस प्रकार का जो केंद्रक पाया जाता है उसे हम विकसित केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार के केंद्रक को हम क्या कहते हैं? विकसित केंद्रक कहते हैं। अर्थात विकसित केंद्रक कौन सा होता है? ऐसा केंद्रक जो चारों ओर से केंद्रक कला से घिरा होता है, उसके अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है, उसके अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, तथा उसमें एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन दो प्रकार का होगा, हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां हम देख लेते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी कोशिका जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। विकसित केंद्रक किसे कहते हैं? जिसमें ये चारों भाग पाया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है और इसमें ये क्रोमैटिन धागा पाया जाएगा और इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मा केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें प्राचीन तरह का केंद्रक पाया जाता है। तो प्राचीन तरह का केंद्रक कैसा था? ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक कला नहीं थी, केंद्रक कला अनुपस्थित थी, केंद्रक द्रव्य भी अनुपस्थित, केंद्रक द्रव्य ये भी अनुपस्थित था, केंद्रिका भी अनुपस्थित था। और क्रोमैटिन धागा
अगर इसमें हम क्रोमैटिन धागा की बात करें तो डीएनए तो होता है, डीएनए तो होता है, लेकिन इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है डीएनए प्लस नो हिस्टोन कौन सी कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएगी। तो ऐसा केंद्रक, ये केंद्रक की तरह है ना कि केंद्रक है, जिसके कारण इसको हिंदी में केंद्रकाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाभ। तो इसको तोड़ लेते हैं, केंद्रकाभ क्यों कहते हैं? केंद्रक आभ यानी केंद्रक जैसा, आभ मीन्स आभास यानी केंद्रक जैसा है, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियोइड कहते हैं। जैसा कि संरचना में दिखाया गया है, ये केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसे हम न्यूक्लियोइड के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जा रही है, ना तो केंद्रिका पाया जा रहा है। और दूसरी चीज, इसमें अगर हम देखें तो माइटोकांड्रिया पाया जा रहा है। माइटोकांड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, अंतर्द्रव्य जालिका हो गया, ये सब कैसे हैं? ये सब कलाबद्ध कोशिकांग हैं। ये सब कैसे हैं? कलाबद्ध कोशिकांग हैं। कलाबद्ध कोशिकांग, जिसे इंग्लिश में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कलाबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में कलाबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होता है। कलाबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें एक ऐसा कला रहित कोशिकांग पाया जाता है जो कि दोनों कोशिकाओं में कॉमन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहता है। राइबोसोम कहता है। तो राइबोसोम 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो क्या 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक नहीं पाया जाता? 70S भी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकांड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो ये कुछ इनमें अंतर थे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। आगे देखते हैं, एक अंतर इसमें और है, ये जो फ्लैजेला दिख रहा है, फ्लैजेला को हिंदी में कशाभ कहते हैं या कशाभिका कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो कशाभिका होता है, इसमें 9+2 की संरचना नहीं पाई जाती। इसमें 9+2 की संरचना नहीं पाई जाती। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है जैसे जीवाणु हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा। ये सब प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। इनके अतिरिक्त जितने भी जीव हैं वो सभी जीव कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। अर्थात इनके अतिरिक्त अन्य जीव में कौन कौन से बचे? जैसे प्रोटोजोआ, फंगस, फफूंदी, पौधे, जंतु। इन सब में कैसी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम डिटेल से देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे अभी बताया गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे होते हैं? जैसे जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी,
प्लाज्मा। इन सब की कोशिकाएं कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं। यहां हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक की अपेक्षा प्रोकैरियोटिक बहुत छोटी होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका से ये बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, तथा यूकैरियोटिक की अपेक्षा ये काफी तेजी से विभाजित होती हैं। ये काफी तीव्र गति से विभाजित होती हैं, यानी इनका विभाजन बहुत तीव्र गति से होता है। अगर हम बात कर लें ई कोलाई का, तो ये हर एक 20 मिनट में इसका विभाजन होता है। हर एक 20 मिनट में इसका विभाजन होता है, अर्थात ये रातों रात इनकी कॉलोनी में 1 मिलियन से भी अधिक जीवाणु उत्पन्न हो सकते हैं। 1 मिलियन से अधिक जीवाणु उत्पन्न हो सकते हैं। 1 मिलियन अर्थात 10 लाख से भी अधिक जीवाणु उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी आकृति देख लें। इनकी आकृति में काफी भिन्न होता है। आकृति में काफी इनमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम जीवाणु की अगर बात करें तो जीवाणु निम्न आकृति के होते हैं, जैसे जो दंडनुमा संरचना होती है, ऐसे जीवाणु जिनकी दंडाकार, इसको दंडाकार भी कहते हैं, दंडाकार संरचना होती है, ऐसे जीवाणु को हम बैसिलस कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जो बैसिलस जीवाणु होते हैं उनका आकार कैसा होता है? दंडनुमा या दंडाकार होता है। जो कोकस जीवाणु होते हैं उनका आकार कैसा होता है? गोलाकार। कोकस जीवाणु का गोलाकार होता है। जो कौमाकार होता है, कौमाकार यानी कौमा जैसे विब्रियो और कुछ जीवाणु होते हैं जो सर्पिलाकार होते हैं, जैसे स्पाइरलम। कुछ जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं, जैसे स्पाइरलम। तो हम देख लेते हैं कि जीवाणु की भी भिन्न भिन्न आकृतियां होती हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में, विशेषकर जीवाणुओं में, एक जटिल रासायनिक कोशिकीय आवरण मिलता है। ये कोशिकीय आवरण 3 स्तरों से बना होता है, जिसमें से सबसे बाहरी स्तर को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सबसे बाहरी स्तर को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसके बाद जो आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, और सबसे अंतिम जो स्तर होता है उसे जीवद्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम देख सकते हैं जो ये कोशिकीय आवरण है ये 3 परतों से मिलकर बना है। कोशिका आवरण जो है ये 3 परतों से मिलकर बना है। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा है सेल वॉल, और तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
आप लोग बता दें कि कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित, क्रिश्चियन ग्राम एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा विकसित एक अभिरंजन द्वारा जो जीवाणु होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसको हम जीवाणु वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं। जीवाणुओं की कोशिका आवरण जो कि 3 परतों से बनी होती है। पहली परत ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी परत कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, तीसरी परत को जीवद्रव्य कला कहते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये कोशिका भित्ति के ऊपर एक आवरण होता है। अगर ये आवरण एक ढीली आवरण के रूप में रहे, जिसे इंग्लिश में लूज शीट कहते हैं, तो इस आवरण को हम औपंक परत कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर ये आवरण मोटी रहे और कठोर रहे तो इस परत को हम कैप्सूल या हिंदी में संपुट कहते हैं। इसके नीचे जो आवरण पाया जाता है वो कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। इसका अपवाद क्या है? माइकोप्लाज्मा, अर्थात माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये जो कोशिका भित्ति है ये जीवाणुओं के आकार का निर्धारण करती है तथा जीवाणुओं को फटने से बचाती है। ये जो कोशिका भित्ति है, अगर हम बात करें मेथेनोजेन अगर याद हो तो मेथेनोजेन अगर इसको हम तोड़ें तो मेथेन मीन्स CH4, जेन मीन्स अगर याद हो उत्पन्न करने वाला। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर जेन आता है मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करने वाला। यानी ऐसे जीवाणु जो मेथेन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेथेनोजेन। तो जो मेथेनोजेन होते हैं उनके जो कोशिका भित्ति होती है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। यू बैक्टीरिया, अभी कुछ देर पहले हम देखे, यू मीन्स क्या होता है? सत्य। यानी जो सत्य बैक्टीरिया होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है ये नाग और नाम के बहुलक होते हैं। नाग और नाम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नाग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और नाम का होता है एन एसिटिल म्यूमेरिक एसिड। अर्थात जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूमेरिक एसिड के बहुलक होते हैं। ये कोशिका भित्ति हुई। इसके नीचे जो परत पाई जाती है उसे हम जीवद्रव्य कला कहते हैं। जीवद्रव्य कला प्रकृति में वर्णात्मक होती है। इंग्लिश परमेबल कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा केवल सेलेक्टिव पार्ट ही अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, जिसके कारण इसे हम हिंदी में वर्णात्मक, इंग्लिश में सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। इसकी जो संरचना है ये एग्जैक्ट यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। जीवद्रव्य कला जगह जगह पर अंदर की ओर मुड़कर, अंतर्वलन मीन्स क्या होता है? अंदर की ओर मुड़कर एक संरचना बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मीसोसोम किस कोशिकांग का समजात भाग है या समजात कोशिकांग है? समजात कोशिकांग किसका है? तो हम बता दें जो मीसोसोम है ये समजात कोशिकांग किसका है? यूकैरियोटिक के माइटोकांड्रिया का। यूकैरियोटिक के माइटोकांड्रिया का ये समजात कोशिकांग है। जो मीसोसोम है ये पुटिका, नलिका या पटलका के रूप में होता है। मीसोसोम का कार्य देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है श्वसन, क्योंकि जो जीवद्रव्य कला होता है, जीवद्रव्य कला में श्वसन विकर या श्वसन एंजाइम पाया जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्वसन विकर या श्वसन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मीसोसोम में पाया जाता है, जीवद्रव्य कला झिल्ली में पाया जाता है। तो ये दोनों सेम ही हैं। जीवद्रव्य कला अंदर की ओर मुड़ कर क्या बना रहा है? मीसोसोम बना रहा है। तो अगर मीसोसोम दिया रहे ऑप्शन तो मीसोसोम है, नहीं जीवद्रव्य
कला है। इसके अतिरिक्त ये कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन या प्रतिकृत व इसे संतति कोशिका में वितरित करने में सहायक होता है, स्रावी प्रक्रिया भी ये करता है। इसके अतिरिक्त स्रावी प्रक्रिया करता है। इसके अतिरिक्त जीव द्रव्य कला के पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाने में तथा एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में यह सहायक होता है। तो ये हुआ जीवाणुओं के कोशिका आवरण। कोशिका आवरण 3 परत की होती है। इसके अंदर जो पाया जाता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं जो कोशिका आवरण है, ये 3 कोशिका आवरण, ये 3 परत मिलकर क्या बना रहे हैं, कोशिका आवरण बना रहे हैं। तो जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर जो ये मैट्रिक्स पाया जा रहा है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक पाया जा रहा है, केंद्रक जो केंद्रक कला विहीन होता है, जो केवल डबल स्ट्रैंड डीएनए या ये कैसा, ये डीएनए कैसा होता है, द्विसूत्री डबल स्ट्रैंड द्विसूत्री गोलाकार डीएनए होता है, बस केवल गोलाकार डीएनए होता है जिसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, जिसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अतिरिक्त मैट्रिक्स में डीएनए के अतिरिक्त इस जो मेन जीनोम है इसके अतिरिक्त डीएनए के छोटे से खंड पाए जाते हैं जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो मेन जीनोम होता है या जो मेन डीएनए होता है उसका अतिरिक्त ये भाग होता है, ये सूक्ष्म गोलाकार डीएनए होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड जीवाणुओं में विशिष्ट लक्षण बताते हैं। जैसे इस प्लाज्मिड में किसी भी प्रतिजैविक को, किसी भी एंटीबायोटिक को प्रतिजैविक के प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। अर्थात इन प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जिनके कारण जो विशेष एंटीबायोटिक को रजिस्ट करता है, एंटीबायोटिक को क्या करता है, रजिस्ट करता है। रजिस्ट अर्थात ये एंटीबायोटिक इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, अर्थात इन एंटीबायोटिक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इनको निष्क्रिय कर देता है। इनका ये जीन कुछ प्रोटीन बनाता है जिसके कारण ये एंटीबायोटिक निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है ये जीवाणुओं के कुछ विशिष्ट लक्षण को बताते हैं। जो जीवाणु कोशिका है ये गमनांग की उपस्थिति या अनुपस्थिति, गमनांग जिसे इंग्लिश में फ्लैजेला कहते हैं, हिंदी में कसाबिका कहते हैं, इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ये चल या अचल हो सकते हैं, चल या अचल हो सकते हैं। ये जो कसाबिका है, ये जो कसाबिका है इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। एक तंतु जो बाहर की ओर दिख रहा है, दूसरे को अंकुश कहते हैं तथा तीसरे भाग को बसल बॉडी या आधार शरीर कहते हैं या आधार काय कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लैजेला का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो फ्लैजेला का सबसे बड़ा भाग ये तंतु होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। तो कसाबिका जो कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। आप लोग बता दें इसकी जो संरचना होती है ये 9+2 माइक्रोफिलामेंट के बने नहीं होते हैं, ये फ्लैजेनिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं।
फ्लैजेला के अतिरिक्त कोशिका के बाहर ये छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसे हम पीली कहते हैं, जो कि पिलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक संरचना पाई जाती है जिसे हम फिम्ब्रेई कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रेई कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं जो फिब्रिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। फिब्रिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाए जाने वाली चट्टानों में चिपकने के लिए या पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये कुछ संरचना पाई जा रही हैं। इसमें हम देख लेते हैं, एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो कला रहित होती है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है, राइबोसोम। इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पाया जाता है, वो बता दें 70S। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S, 80S। इनका जो आकार होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर होता है और इनके दो भाग होते हैं। जो बड़े वाला भाग होता है उस 25S होता है, जो छोटा वाला होता है वो 30S होता है। ये दोनों योजक नहीं होते हैं कि 50 और 30 मिला दें 80 हो जाए, ये योजक नहीं होते हैं। ये दोनों मिलकर कितना यश बनाते हैं? 70S बनाते हैं। ये यश क्या है आगे देखेंगे। और जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में एक mRNA होता है। ये क्या है? mRNA। इसके पास किसका संकेत है? इसके पास DNA द्वारा दिया गया संकेत है कि जाके इस तरह प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में एक mRNA से बहुत सारे राइबोसोम चिपक कर प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रकार के राइबोसोम को हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ संचित भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या पाए जाते हैं? संचित भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे नीली हरित या बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में गैस रसधानी भी मिलती है। गैस रसधानी भी मिलती है। किसमें मिलती है? नीली हरी, बैंगनी या हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में क्या पाया जाता है? गैस रसधानी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं, जैसे नीली हरी जीवाणुओं में नीली हरी या नील हरित जीवाणुओं के कोशिका द्रव में कुछ अन्य प्रकार की झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसमें वर्णक होते हैं। उस झिल्ली नुमा संरचना में क्या होते हैं? वर्णक होते हैं, जिसके आधार पर उस झिल्ली नुमा संरचना को वर्णकी लवक कहते हैं। वर्णकी लवक कहते हैं। इंग्लिश में से क्रोमैटोफोर कहते हैं। क्रोमैटोफोर कहते हैं। तो ये ओवरऑल कुल मिला के प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना हुई। इसके आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि यूकैरियोटिक दो शब्द से मिलकर बना है, यू और
कैरियो, यू मीन्स सत्य, कैरियो मीन्स केंद्रक, अर्थात इसमें सत्य प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। ऐसा केंद्रक जो चारों ओर से केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, ये केंद्रक झिल्ली है या केंद्रक कला है। इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें एक गोला सा, एक गोल नुमा संरचना पाया जाता है जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन धागा कहते हैं, क्रोमैटिन धागा कहते हैं। तो आगे बताया गया ये क्रोमैटिन धागा आगे चल के गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र दो भागों से बना होता है, एक डीएनए, दूसरा प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन भी दो प्रकार के होंगे, एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसमें दोनों प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं इसमें जो कलाबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे रिक्तिका देख लेते हैं, ये भी कलश घिरा हुआ है, और क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं, माइटोकांड्रिया देख लेते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका देख लेते हैं। ये सब किससे बने होते हैं, कलाबद्ध कोशिकांग से बने होते हैं। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, 80S पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S पाया जाता है, और माइटोकांड्रियम जो राइबोसोम पाया जाता है वो भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आगे चल के हम देखेंगे माइटोकांड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। तो आगे चल के हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया ये कोशिका के अंतः सहजीवी, ये क्या होते हैं, कोशिका के अंतः सहजीवी के रूप में रहते हैं। अर्थात कभी क्वेश्चन आए कि कोशिका के अंदर कोशिका कौन सी होती है, कोशिका के अंदर कोशिका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया होती है। और ऐसा कोशिकांग जो कोशिकांग में पाया जा रहा है, राइबोसोम क्या है, कोशिकांग है, जो कहाँ पाया जा रहा है, कोशिकांग में पाया जा रहा है। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखना है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।